हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। अगर आपने एपिसोड 4 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक बटलर की एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं जैक द रिपर केस जिसे सियल और सेबेस्टियन ने सुलझा लिया था। दरअसल उस केस का मास्टरमाइंड कोई और होता है। उस अपराधी ने अपने विक्टिम को किडनैप किया है और उसके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैक द रिपर केस दोबारा लोगों के बीच अपना आतंक फैला रहा है। सीएल और मैडम रेड एक साथ बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। जब सीएल न्यूज़पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि जैक द रिपर वापस आ गया है। सीएल पेपर पर हेडलाइन देखकर परेशान हो जाता है। लेडी रेड उससे बोलती है, इस केस पर पागलों की तरह काम करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब काम तुम सेबेस्टियन पर ही छोड़ दो। सीएल उससे कहता है, वो सिर्फ मेरे चेस का हिस्सा है, मैं हूँ जो उसे ऑर्डर देता हूँ और चलाता हूँ। इस सीन में हम देख सकते हैं कि जैक द रिपर केस का अपराधी अपने विक्टिम को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें उसका चेहरा अभी दिखाया नहीं गया है। लेडी रेड सीएल से बोलती है, रानी की सेवा के अलावा भी तुम्हारे पास अपने काम होने चाहिए। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए कुछ और चाहती होगी। वो आगे कहती है, अभी तुम अंडरवर्ल्ड में वापस आ गए हो, क्या ऐसा तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहते हो? सीएल रिप्लाई देता है, बदला मरे हुए को वापस नहीं लाएगा और न ही उन्हें खुश करेगा, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसके लिए फैंटम हाइप नहीं आया हूँ, ये सब मैंने अपने लिए किया है। वो आगे लेडी रेड से कहता है, मैं सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे परिवार को धोखा दिया है, ताकि वो लोग भी उस अपमान और दर्द को झेल सके जो मैंने झेला है। लेडी रेड उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है, मेरी कोई संतान नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी संतान माना है, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए। इतना कहकर वो वहाँ से चलने लगती है। तभी वो सेबेस्टियन से कहती है, तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना, ध्यान रखना वो कभी अपने रास्ते से ना भटके और ना ही कभी हार माने। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, आप चिंता मत करो, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, मैं अंत तक उसकी रक्षा करूंगा। लेडी रेड वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो मेन रोड पर जाती है, ग्रेल वहाँ पर मौजूद होती है। वो उससे कहती है, मैं आपको लेने आई हूँ मैडम रेड। सीएल अपने रूम में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। वो सीएल को बताता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसे कितनी भी बार जांच लूं, पर नतीजे एक जैसे हैं। सीएल उससे कहता है, विस्काउंट का कल की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। तो वो रिप्लाई देता है, आपने सच कहा मास्टर, क्योंकि उसकी हवेली के अंदर कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। सीएल उससे कहता है, चलो हम इस पर कल जांच शुरू करेंगे। उसी समय सीएल उससे पूछता है, सेबेस्टियन क्या ये मर्डर तुमने? वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मास्टर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो कहता है, दवाइयाँ और काला जादू दूसरे समाज के लोगों से संबंध रखता है, कोई सुराग भी नहीं है जो इस मिस्ट्री को सुलझा सके। सेबेस्टियन आगे बोलता है, एक ही आदमी है जो शक के घेरे में आता है और वो है विस्काउंट डुरिट। सीएल सीरियस होकर कहता है, तो क्या तुम्हारी सारी जांचें बेकार हैं? वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैं तो सिर्फ नर्क से आया हुआ एक बटलर हूँ, मैं सिर्फ ईमानदारी से अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मानता हूँ। उसकी इन सारी बातों को सुनकर सीएल गुस्सा हो जाता है। सेबेस्टियन सारे पेपर्स को हवा में उड़ा देता है और बोलता है, मास्टर मैं आपके एक ऑर्डर पर मोहरा या आपकी तलवार बन सकता हूँ। वो स्माइल देते हुए कहता है, अब उस कातिल का अंत है मास्टर। सीएल और सेबेस्टियन रात में एक अजीब सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, चारों तरफ शांति और अंधेरा होता है। वो दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। सीएल उससे कहता है, अगर हम इस जगह पर रहे तो वो जरूर दिखाई देगा, है ना? सेबेस्टियन हाँ में जवाब देता है। सीएल उससे बोलता है, लगता है कि सारी वेश्याओं के पास कुछ और भी चीजें थी, पर उसके सिर्फ शरीर के हिस्से निकाले गए। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज आती है। उस चीख को सुनकर सीएल कहता है, ये किसकी चीख थी? वो दोनों देखने के लिए दौड़ते हैं। सीएल एक दरवाजा खोलता है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ एक लेडी की लाश जमीन पर पड़ी थी। सीएल जैसे ही उस रूम के अंदर जाने लगता है, सेबेस्टियन उसकी आंखों पर अपने हाथों को रखकर उसे बाहर खींच लेता है और वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है क्योंकि उस कमरे में अपराधी भी मौजूद रहता है। सेबेस्टियन उस अपराधी को बोलता है, तुमने यहाँ काफी गड़बड़ की है जैक द रिपर, या मुझे कहना चाहिए ग्रेल। उस कमरे से ग्रेल बाहर की तरफ आती है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा होता है। उसके चेहरे से पागलपन झलक रहा होता है।
सेबेस्टियन की बातों को सुनकर वो डरते हुए बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने चीख सुनी और मैं यहाँ भाग कर आई, लेकिन मैंने देखा वो वहाँ पर पहले से ही मरी पड़ी थी। ग्रेल उसके सामने डरने का नाटक करती है। वो उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अब एक्टिंग करना बंद कर देना चाहिए ग्रेल। मैं पहली बार तुम जैसे इंसान से मिल रहा हूँ। तुमने भोले बटलर का अच्छा नाटक किया है। सेबेस्टियन की बातों को सुनकर ग्रेल मुस्कुराने लगती है और डरावनी शक्ल बनाते हुए कहती है, नाटक? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने सही कहा, मैं एक टॉप क्लास की एक्टिंग करती हूँ, लेकिन तुम भी सेबेस्टियन नहीं हो, है ना? वो ग्रेल को रिप्लाई देता है, सेबेस्टियन नाम मुझे मास्टर ने दिया है, इसीलिए मैं सेबेस्टियन ही हूँ। ग्रेल की शक्ल काफी डरावनी सी नजर आती है। वो कहती है, तुम एक वफादार कुत्ते हो। वैसे तुम जैसे सुंदर आदमी के लिए ये नाम अच्छा है। वो सेबेस्टियन से अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं ग्रेल हूँ, ग्रेनेड का बटलर। तुमने मेरा असली रूप देख लिया। सेबेस्टियन उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे जैसे को कभी बटलर के रूप में नहीं देखा है। कोई है जो इंसान और भगवान के बीच खड़ा है, एक ग्रिम रिपर। कोई ऐसा क्यों करेगा कि एक रिपर होकर बटलर का नाटक करे? ग्रेल उसे मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे एक आदमी से प्यार है। तो सेबेस्टियन और सियल उसकी बातों को सुनकर चौंक जाते हैं। सेबेस्टियन उससे पूछता है, कौन है वो आदमी? उसी वक्त ग्रेल के पीछे से एक लेडी की आवाज आती है, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है सेबेस्टियन। वो लेडी भी उसी रूम से निकलती है जिस रूम में वारदात को अंजाम दिया गया होता है। आवाज सुनकर सियल चौंक जाता है, क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी आंट लेडी रेड होती है। लेडी रेड उससे बोलती है, मैं ग्रेल को नहीं समझ पाई कि वो क्या है। सियल उससे कहता है, मुझे आप पर भी शक था, लेकिन आपकी टाइमिंग अच्छी थी। वो कैजुअली पूछती है, तुम्हें अपनी आंट पर भी शक था? सियल रिप्लाई देता है, अगर आप क्रिमिनल है तो हमारा रिश्ता बेकार है। सस्पेक्ट की लिस्ट में कोई भी आम इंसान इन सभी मर्डर्स को नहीं कर सकता था, लेकिन अगर कोई डीमन साथी होता तो सब कुछ बदल देगा। सियल मैडम रेड और ग्रेल से कहता है, तुम दोनों ही हो सकते हो जैक द रिपर, क्योंकि जैक द रिपर ने जिन लोगों को मारा उन सब में एक चीज एक जैसी थी। वो सभी लंदन सेंट्रल हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए गए थे, जहाँ पर आप काम करती हो मैडम रेड। सियल अपने शर्ट के पॉकेट से एक कागज को निकालते हुए कहता है, लिस्ट में सिर्फ एक मरीज है जो अभी तक नहीं मारा गया था, मैरी कैली, जो इस फ्लैट में रहती है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं इस जगह पर नजर रखता हूँ तो मैं जैक द रिपर को पकड़ लूंगा, लेकिन मैं उस औरत को भी नहीं बचा सका। उसकी सारी बातों को सुनकर लेडी रेड उससे बोलती है, बहुत बुरा हुआ मेरे भतीजे सियल। अचानक से लेडी रेड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सियल से कहती है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके इतना कहते ही ग्रेल सियल के ऊपर बहुत ही तेज हथियार से हमला करती है। उसके हमले को सेबेस्टियन नाकाम कर देता है। सियल उस हथियार को देखकर सेबेस्टियन से पूछता है, वो क्या चीज है? सेबेस्टियन सियल को बताता है, ये एक रिपर का सस्ता ब्लेड है। ग्रेल बोलता है, तुमने देखा मुझे लाल रंग कितना प्यारा है, इसीलिए मैंने उन बदसूरत औरतों को सुंदर लाल खून से रंग दिया। सेबेस्टियन सियल को अपना कोट उतारकर पहना देता है और कहता है, एक बटलर परछाई की तरह अपने मास्टर की रक्षा करता है और सारे ऑर्डर्स को मानता है। वो ग्रेल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इन दोनों बातों को नहीं मानते हो ग्रेल, मुझे तुम बीमार लग रहे हो। सेबेस्टियन और ग्रेल के बीच लड़ाई होती है। उन दोनों के बीच की ये लड़ाई काफी ज्यादा भयानक होती है। सेबेस्टियन के हाथ में चोट लग जाती है। ग्रेल उससे कहता है, तुमने एक बच्चे को बचाने के लिए अपना हाथ कटवा लिया। लेडी रेड एक चाकू लेकर सियल पर वार करती है और चिल्लाते हुए उससे बोलती है, तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेडी रेड जैसे ही सियल पर वार करती है, सेबेस्टियन लेडी रेड को मारने के लिए जाता है। सियल उसे रोक लेता है। लेडी रेड अपने हाथों में लिए चाकू को नीचे फेंक देती है। ग्रेल उससे कहता है, मैडम रेड आपने मुझे शर्मिंदा किया, जल्दी से बच्चे को मार दो। मैडम रेड सियल को देखकर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है, मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ और इस बच्चे से भी, मैं इसे नहीं मार सकती हूँ। दरअसल सियल मैडम रेड के सिस्टर का बेटा होता है। ग्रेल उसे जवाब देता है, अब तुम ये बात कह रही हो जिसने बहुत सारी औरतों को मार दिया। अगर तुम इस बच्चे को नहीं खत्म करोगी तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। जैसे ही मैडम रेड उसे बताने लगती है, ये लड़का मेरा, उसी वक्त ग्रेल रिपर को मैडम रेड के पेट में घुसा देती है और बोलती है, तुमने मुझे निराश किया मैडम रेड। मैडम रेड के शरीर के चारों तरफ रील जैसा घूमता है, जिसे देखकर सेबेस्टियन पूछता है, ये क्या है? ग्रेल बताती है, ग्रिम रिपर का काम है मरने की यादों को देखना और उसका जवाब देना, जो मरने वालों की ताकत को अपनी ताकत में बदलता है। उसकी सारी बातों को सुनकर सेबेस्टियन उससे बोलता है, आम शब्दों में कहूँ तो तुम उनकी आंखों के सामने उनके बीते हुए वक्त को देख सकती हो।
ग्रेल हाँ में सिर हिलाती है और कहती है ये मरने वालों का सिनेमैटिक रिकॉर्ड है। यहाँ पर हमें मैडम रेड के बीते हुए दिनों का सिनेमैटिक रील दिखाया जाता है। हमें मैडम रेड के बीते हुए दिनों के बारे में पता चलता है। इस सीन में हमें मैडम रेड अपनी बड़ी सिस्टर के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों को एक आदमी से मिलाया जाता है। उन दोनों का नाम बुलाते हुए एक आदमी आवाज लगाता है, रॉसेल एंजेलिना यहाँ आओ और लॉर्ड फैंटम हाइप से मिलो। लेडी रेड को लॉर्ड फैंटम हाइप से प्यार हो जाता है, पर उसकी बड़ी सिस्टर रॉसेल की शादी फैंटम हाइप से हो जाती है। लेडी रेड बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो चाहकर भी अपनी सिस्टर से नफरत नहीं कर पाती है। इसके कुछ समय बाद लेडी रेड की मुलाकात किसी पार्टी में एक आदमी से होती है, जिससे वो शादी कर लेती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है, एक एक्सीडेंट में वो अपने बच्चे और अपने पति को खो देती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने के लिए उसके गर्भ को निकाल दिया है। लेडी रेड कहती है मुझसे सब कुछ छीन गया था। वो लोग जिन्हें मैं प्यार करती थी, वो लोग भी जिनसे मैं प्यार कर सकती थी। वो आगे बोलती है मेरी बहन जिससे मैं प्यार करती थी वो भी मर गई। काश मेरी इच्छाएं भी उसी के साथ दफन होती। मुझे आगे एक बच्चा मिला। मुझे नहीं पता था कि उसका पिता कौन है और मेरे कस्टमर्स को ये पसंद नहीं आएगा कि उनके आसपास एक बच्चा घूमे। मैंने सब कुछ खो दिया था। उस औरत के पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे वो सब कुछ दोबारा नहीं मिल सकता था और उसने वो बच्चा फेंक दिया बिना एक सेकेंड सोचे। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे वो दाग दूंगी। मैंने उसे मार दिया। उसी दिन लेडी रेड की मुलाकात ग्रेल से होती है। लेडी रेड कहती है ऊंचाई पर बैठा एक लाल ग्रिम रिपर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ समय बाद मेरे लापता भतीजा वापस आ गया। यहाँ पर लेडी रेड सीएल का जिक्र कर रही है। मैं दौड़कर उसे देखने गई। मैंने वहाँ देखा उसके साथ एक काला बटलर था। मैं उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई। मुझे सिर्फ एक चीज वापस मिली। इसके बाद वो सिनेमैटिक रील बंद हो जाती है। रील बंद होने के बाद मैडम रेड जमीन पर गिर जाती है। ग्रेल उसके शरीर के पास जाकर बोलती है तुमने मुझे निराश किया क्योंकि तुम एक अच्छी औरत बन गई। इतना कहकर ग्रेल वहाँ से जाने लगती है। सीएल बोलता है सेबेस्टियन तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से जैक द रिपर को खत्म कर दो। ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? सेबेस्टियन की तरफ देखते हुए कहता है खड़े मत रहो, उसे मार दो अभी। सेबेस्टियन जी मास्टर रिप्लाई देता है। ग्रेल मुस्कुराते हुए बोलती है मैंने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन तुम चाहते हो तो मैं तुम दोनों को स्वर्ग भेज सकती हूँ। सेबेस्टियन कहता है स्वर्ग में हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इतना कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्रेल गुस्से में बोलती है तुम एक शैतान हो, औरत के ऊपर हमला करते हो। वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं नरक से आया एक बटलर हूँ। ग्रेल बोलती है तो क्या तुम सोचते हो कि तुम एक रिपर को हरा पाओगे? सेबेस्टियन कहता है अच्छा सवाल है, कुछ भी हो अगर मास्टर मुझे जीतने को कहते हैं तो मैं जीतूंगा। ग्रेल सेबेस्टियन से कहता है तुम उस छोटे से पिद्दी की बात मानते हो, मुझे जलन हो रही है। शैतान भी मर जाते हैं अगर मैं उन्हें अपने ब्लेड से मार दूं। क्या तुम डरते नहीं हो? सेबेस्टियन बोलता है नहीं, मैं अपने मास्टर के शरीर और आत्मा से जुड़ा हूँ। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है मैं उनके सभी ऑर्डर्स को मानूंगा क्योंकि एक बटलर होने का यही मतलब है।